गुड आफ्टरनून बच्चों। सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुर्गेश नंदिनी, अंकिता, तरन्नुम, राजा शर्मा, शिट्टू, कुमार यादव, अमर सिंह, अक्षय कुमार, सुमित चौधरी, बहुत सारे बच्चे जो जुड़ गए हैं। शीतल कश्यप, अ, मोहम्मद एहतासमुल हसन, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आज का टॉपिक ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आदित्य, दीपक, बागी नेहा सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद। अ, सभी को गुड आफ्टरनून। रमन कुमार, अभी, प्रणाम प्रणाम। शिवराज, अंशी भटनागर, अ, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है बच्चों, तो टेक माय नेम शुभम कुमार झा। ओके बच्चे, शुभम, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। अभी मैं शुरू करने जा रही हूँ बच्चों। तो जब मैं एक बार लाइव शुरू कर देती हूँ और अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ तो मुझे फिर आप लोगों के नाम फिर देखना पड़ता है बार बार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्जुन, अर्जुन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भंवरलाल, गुड इवनिंग। पूजा यादव, गुड आफ्टरनून। ओम प्रकाश, सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद। प्रणाम बच्चे सभी को, सभी खुश रहो, जय हिंद। हाँ दीपक, जय हिंद, जय हिंद। ओके चलो अभी समय वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और अभी जितने जुड़ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। ठीक है, तो ये आप लोगों के जो कमेंट्स हैं ये तो मैं देखती ही रहूंगी बीच बीच में। अभी आज का जो टॉपिक है वो चूंकि हाँ, मेरे बाद राजा, मेरे बाद जो सर हैं उनका मैथ वाली क्लास जो आपकी होती है वो उसकी सी सेट की वो तो होगी ही होगी। ठीक है, गुड आफ्टरनून प्रियांक, शिवम, अभिषेक, गुड आफ्टरनून अनिमेश, सभी को गुड आफ्टरनून। तो मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बच्चों, और जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो फिर मुझे स्क्रीन से बहुत सारी चीजें फिर रिमूव हो जाती हैं, फिर कमेंट मुझे नहीं दिखाई देते हैं, फिर मैं फोन से आपके कमेंट्स बीच बीच में देख के आपको जवाब देती रहूंगी। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं क्योंकि पिछले कई 2-3 दिन से मैं क्वेश्चन पेपर खंगाल रही थी। तो उसमें मैंने देखा है कि जो बैंकिंग के तमाम कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें भी बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पीसीएस में आए हैं। यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के थोड़े से मैंने क्वेश्चन पेपर देखे थे, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और यूपीएससी में तो आते ही आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो सतत और समावेशी विकास या सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हिस्ट्री की क्लास अक्षय आज नहीं होगी क्योंकि हिस्ट्री की जगह 3 दिन इकोनॉमिक शेड्यूल है। 3 दिन हिस्ट्री और 3 दिन इकोनॉमिक्स, तो अभी 3 दिन जो है वो इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेनसडे जो है फिर हिस्ट्री की क्लास होगी। ठीक है, सी सेट की क्लास अभी मेरी क्लास के बाद होगी। WPI और CPI फॉर इन्फ्लेशन, अभी जो हम यूज करते हैं वो तो WPI करते हैं, लेकिन कुछ चीजों के लिए CPI भी यूज किया जाता है। मैक्सिमम होलसेल प्राइस इंडेक्स ही अभी लिया जाता है गवर्नमेंट के लिए। जो महंगाई इन्फ्लेशन निकालती है वो WPI के थ्रू ही निकालती है। लेकिन ऑनलाइन स्टडी बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अभिषेक, CPI का भी यूज होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भी यूज होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता। वो विशेष रूप से होता है, जैसे महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस वगैरह निकालने के लिए उसका यूज होता है। लेकिन गवर्नमेंट जो इन्फ्लेशन निकालती है ना, जो बताती है कि महंगाई दर बढ़कर यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स पर ही मेजर किया जाता है। मैम, मैं कश्मीर बॉर्डर से लाइव हूँ। वेरी गुड इंडियन आर्मी, बहुत खुशी की बात है बच्चे, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैम, किस एग्जाम के लिए है क्लास? बेटा ये वैसे तो विशेष रूप से यूपीएससी के लिए है, जो इसमें सुमित, मुख्य रूप से तो यूपीएससी की तैयारी के लिए इसमें सारे सब्जेक्ट जो पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोशिश ये की जाती है
शुभम नहीं बेटा, जो सीपीआई यूज नहीं होता महंगाई दर निकालने के लिए, सीपीआई डियरनेस अलाउंस निकालने के लिए यूज होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो महंगाई दर निकाली जाती है वो दोनों यूज होते हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, दोनों यूज होते हैं, लेकिन महंगाई दर निकालने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स यूज होता है। इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया है इकोनॉमिस्ट ने, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस रखा जाता है महंगाई दर निकालने के लिए, लेकिन जो डियरनेस अलाउंस निकालने के लिए यूज किया जाता है वो सीपीआई किया जाता है। ठीक है, नहीं, 2014 से सीपीआई डियरनेस अलाउंस निकालने के लिए यूज किया जाता है बेटे। अभी भी रेट जो है वो महंगाई दर जो निकाली जाती है वो अभी भी होलसेल प्राइस इंडेक्स पर निकाली जाती है। कौन सी बुक है? 2014 से जो चेंजेस आए हैं वो कंज्यूमर इंडेक्स के लिए हैं। उसके बाद मैम कौन सी बुक है? बच्चे किसी बुक से अभिषेक मैं नहीं पढ़ाती, बहुत सारी किताबों से छांट करके, और कोशिश करती हूँ कि पॉइंट्स में आपके सामने रखूं। आशिमा, आशिमा ये क्लास रेगुलर, बिल्कुल रेगुलर इसी टाइम पर 3 बजे से होती है, बट ये शेड्यूल होती है 3 दिन के लिए ही होती है। तो 3 दिन हिस्ट्री की क्लास 3 बजे से होती है और 3 दिन इसकी इकोनॉमिक्स की क्लास होती है, जिसमें अगर आप इस चैनल पर जाएंगे और इसको सब्सक्राइब करके, तो इसमें बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो पिछले मार्च से ये क्लासेस लगातार चल रही हैं। ठीक है, 12th में हूँ, अभी से स्टार्ट कर दूं? बिल्कुल बच्चे, अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई ग्रेजुएशन होते होते, अगर आप डीपली पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं और कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा इससे। स्टेट पीसीएस के लिए, मेंस के लिए सफिशिएंट है? हाँ बिल्कुल, जितने पॉइंट्स में, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इकोनॉमिक्स में जो पॉइंट्स मैं आपको दूं कॉन्सेप्ट के साथ साथ, जो डायनेमिक इकोनॉमिक्स है जिसमें डेटा भी चेंज होता है या नई नई चीजें इंक्लूड की जाती हैं गवर्नमेंट की ओर से, नए नए टर्म्स जो यूज किए जाते हैं, ऐसी ऐसी शब्दावलियां हैं, तो मुझे लगता है जहां मुझे लगता है कि मुझे इसे इंक्लूड करना चाहिए वो मैं आपको इंक्लूड करके मैं बताती चलूं। फिर भी इतना वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें हो सकता है छूट भी जाती हों, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम चीजें आपको मैं बता सकूं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके जैसा ये आप देख रहे हैं ना, इसमें 2 तरह के डेवलपमेंट हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सतत विकास और समावेशी विकास। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए। साथ ही साथ जितने कॉम्पिटिशन, अंशी भटनागर, यस आई एम फ्रॉम बरेली, मैं बरेली से हूँ। गुड आफ्टरनून बच्चों, जिनका जिनका मैं नाम नहीं ले पाई सभी को। आशिमा, बिकॉज माई इकोनॉमिक सेगमेंट इज कंपेरेटिवली, कोई बात नहीं बच्चे, अगर आप पढ़ते रहोगे तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता जो ऐसा ना हो कि जैसे आप पढ़ सके। कोई भी सब्जेक्ट वीक होने का ये मतलब नहीं होता कि वीक होने का सिंपल मतलब ये है कि आपने उसे पढ़ा नहीं है। और हर बच्चा जब ईश्वर के यहाँ से आता है तो बहुत बड़ा सा ब्रेन लेके आता है, सिर्फ उसको घिसने की जरूरत होती है। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने लगते हो, उसमें बार बार उसके टर्म्स को पढ़ने लगते हो, समझने लगते हो, तो आपको सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना, सिर्फ डेडिकेशन और मेहनत, ये 2 ऐसे शब्द हैं सीरियसली, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन साथ में जब उनके चीजें नहीं हो पाती तो फिर बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं। इफ एंड बट्स को किनारे करके जो डेडिकेट होके सीरियसली मेहनत करता है वो अपना मुकाम हासिल कर लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हेलो अनु, अनिमेश मैम इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह सर की बुक, हाँ ठीक है, आप ले सकते हो रमेश सिंह से, लेकिन केवल रमेश सिंह से पढ़ने से आपका कोई कंपटीशन नहीं निकलेगा। काफी अच्छी किताब है रमेश सिंह की, मैं मानती हूँ, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। संजीव वर्मा की बुक भी बहुत अच्छी है, उसमें भी बहुत सारी पॉइंटेड चीजें दी हैं, लेकिन कोई एक किताब पढ़ करके बहुत मुश्किल होता है, कोई भी एक बुक या कोई भी एक लेक्चर जो है वो सारी चीजों को समावेशित नहीं कर सकता है ना। सारी इतना वास्ट सब्जेक्ट है, और डे पर डे लाइफ में चेंजेस होते हैं, डे पर डे इकोनॉमी में चेंजेस होते हैं, वो सारी चीजें एक किताब में या किसी चीज में आप उसे शामिल नहीं कर सकते। हाँ अभिषेक, मैं आ रही हूँ, मैं टॉपिक पर ही आती हूँ, नहीं तो बहुत समय हो जाएगा और फिर मुझे क्लास छोड़नी पड़ती है। तो सतत और समावेशी विकास में 2 पार्ट किए हैं, जिसमें से अभी सबसे पहले मैं शुरू करूंगी समावेशी विकास, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल आशिमा, तो इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और समावेशी विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको समझना क्या, एक मिनट,
वो है आपको समझने की जरूरत है अपवर्जन को। ठीक है, तो अगर समावेशन समझना है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें समावेशी विकास समझना है, एक ऐसा विकास का रास्ता जिसमें सभी शामिल हों, इंक्लूड करना, इंक्लूसिव वर्ड जो बना है ना, इंक्लूड से बना है, सबको समावेशित करना, विकास के रास्ते पर सबको एक साथ लेकर चलना, ये अगर हमें समझना है तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है, वो है इंक्लूजन या समावेशन। तो वैसे तो हमें बड़ा आसान सा लगता है कि भाई सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ना, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना, सब सब एक साथ हाथ पकड़ करके आगे बढ़े, लेकिन होता क्या है, ऐसा होता नहीं। इस रास्ते पर कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं और उनको फिर आगे लाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। सब एक लाइन में खड़े हो जाएं और एक लाइन में एक साथ आगे बढ़ें, तभी इंक्लूजन या समावेशी विकास संभव हो पाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो शब्द हमें समझने की जरूरत है, जिस पर मैंने देखा क्वेश्चन पेपर्स यूपीएससी के पिछले 5-6 सालों के पेपर मैंने जब प्री के उठाए तो मैंने देखा कि उसमें समावेशन से लगभग हर साल एक क्वेश्चन जरूर आया है, जरूर से जरूर आया है, और कॉन्सेप्चुअल भी आया है, उसके अलावा जो इंडेक्सेस हैं उनसे रिलेटेड भी आया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती थी कि इंक्लूजन को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा एक्सक्लूजन, अपवर्जन। समावेशन का विपरीत शब्द है, अपोजिट शब्द है, अपोजिट टर्म है एक्सक्लूजन, यानी निकालना, बाहर कर देना। तो ये ऑलरेडी जो लोग रास्ते में छूट गए या जो बाहर निकले हुए हैं उस विकास के रास्ते से, कहते हैं ना, जब इसे जब ये एक्सक्लूजन समझाया जाता है तो ये कहा जाता है कि अगर ये विकास है, ये डेवलपमेंट का घेरा है और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेवलपमेंट होके सभी एक साथ चल रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके बाहर हैं, यानी इस जो डेवलपमेंट का सर्कल है, इस सर्कल से बाहर छूट गए हैं। इन सबको इसके अंदर शामिल करना, ये कहलाता है इंक्लूजन। ठीक है, और इंक्लूजन को समझने के लिए जैसा अभी कहा कि ये दोनों, सोशल इंक्लूजन या सोशल एक्सक्लूजन, एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, अपोजिट। तो अगर हम एक को समझ लें, यानी अगर हम एक्सक्लूजन समझ लें, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने देखा कि मैक्सिमम एक्सक्लूजन से पूछे गए हैं, क्योंकि ये मानकर चलते हैं कि समावेशित तो आप तब करोगे ना जब आप ये समझ पाओ कि कौन कौन इस विकास के पथ पर एक्सक्लूड हो चुके हैं, अपवर्जित हो चुके हैं, ऐसा कौन सा वर्ग है और क्यों, किस आधार पर वो बाहर रह गया सर्कल के। तो जब अगर ये आप समझ लोगे तभी आप उसको घेरे के अंदर ला पाओगे, जो विकास का घेरा है उस घेरे के अंदर आप उसे तभी ला पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक्सक्लूजन को समझने के लिए जो सबसे पहली जरूरत है समझने की, वो है डाइवर्सिटी की, यानी विविधता की। और हम जानते हैं कि केवल हमारे ही देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, पूरा विश्व एक जैसा समरूप तो है नहीं, पूरे विश्व की जितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें जितने लोग हैं सब में विविधता है, उसके बहुत सारे बेस हैं, बहुत सारे आधार हैं। जैसे भाषा में विविधता है ना, एक देश से दूसरे देश में तो है ही, कदम कदम पर अगर हमारा देश ले लें तो हमारा देश तो कहा जाता है कि ये डाइवर्सिटी का पूरा एक बंडल है ना, इसीलिए तो कहते हैं कि अनेकता में एकता है भारत में। तो ये जो अनेकता है या विविधता है या डाइवर्सिटी है, ये किन किन आधारों पर है, भाषा के आधार पर है, लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं उनमें डिफरेंस है, सामाजिक और सांस्कृतिक बहुत बड़ा डिफरेंस है, सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस तो बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस तो हैं ही, विविधता है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई ऐसा है कि जिसको बिल्कुल सोचना नहीं है कि उसके पास अथाह पैसा है, कोई ऐसा है कि जिसको 2 समय की रोटी मिलना मुश्किल है। तो ये जो आर्थिक विविधता है ये बहुत अधिक है। उसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, यानी जो लिंग है उसके आधार पर लैंगिक विविधता जो है वो जो बहुत मायने रखती है, उसके आधार पर भी
एक्सक्लूजन होता है, इसीलिए इस विविधता को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। और उसके बाद एक और इसमें जो सबसे ज्यादा सेंसिबल शब्द यूज किया गया, जिस पर बहुत क्वेश्चन आए हैं, वो है निशक्तता यानी डिसेबिलिटी। तो समाज में ऐसे बहुत सारे जब एक हम बड़े समाज की कल्पना करते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं, उसमें डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी किन आधारों पर है? भाषा के आधार पर, सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों पर, यानी समाज में जो परंपराएं हैं उनमें, और सांस्कृतिक कल्चरल बेस पर, इकोनॉमिक बेस पर, जेंडर बेस पर, और एबिलिटी के बेस पर। तो हम ये देखते हैं कि समाज में रहने वाले लोग इन आधारों पर अलग अलग स्थितियों में अपना जीवन बिताते हैं समाज के अंदर रहते हुए, और इन्हीं आधारों पर वो कभी कभी एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो डाइवर्सिटी समझना बहुत जरूरी है कि डाइवर्सिटी यानी विविधता के आधार कौन कौन से हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये 4-5 ऐसे हैं जो प्रमुख हैं, जो मेन ऐसे हैं जिनके आधार पर डाइवर्सिटी स्थित होती है। इसी के आधार पर जो ये विविधताएं हैं, इन्हीं डाइवर्सिटी के आधार पर किसी भी देश में अगर हम कल्पना करें, कोई हमारे ही देश की बात नहीं है, ये किसी भी देश में हो सकती है, तो कुछ ग्रुप ऐसा होता है हर देश में, चाहे वो डेवलप कंट्री हो, चाहे वो डेवलपिंग हो, चाहे अंडर डेवलप्ड हो, सब में कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत सारी समस्याएं उनको आती हैं, किसमें? अपना जीवन पूरी तरह से जीने में, अपने जीवन को यानी इक्वली जैसे पूरा समाज जीता है उस तरह से उसको वो नहीं जी पाते। और चाहे वो अगर राजनीतिक जीवन जीना चाहें तो उसमें बाधाएं आती हैं। किस आधार पर? उन्हीं 5 आधारों पर जो अभी आपको पीछे बताया। अगर वो अपना इकोनॉमिकल जीवन अगर आप उनका देखो तो वो भी उन्हीं आधारों पर, उनका डाइवर्सिटी के आधार पर वो प्रॉब्लम्स उनका सामना करते हैं, बैरियर्स उनके सामने आते हैं। सामाजिक जीवन में भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं इसकी वजह से, उन्हीं 5 आधारों की वजह से, जो उन्हें एक संपूर्ण अपने जीवन को पूरी तरह से जीने में रोक लगाते हैं, बैरियर बनते हैं। कौन कौन बैरियर बनता है? वो जो 5 डाइवर्सिटी के बेसेस आपको बताए। और ये ग्रुप ऐसा है जो जो भी लीगल सिस्टम है, यानी कानून का पूरा फायदा नहीं उठा पाते, जो कानून बने हैं उनमें उनसे भी वो बाहर रह जाते हैं, जो लीगल सिस्टम है उससे वो बाहर रह जाते हैं। अगर उन्हें भूमि पर स्वामित्व लेना हो उससे भी वो बाहर रह जाते हैं। अगर जो लेबर मार्केट है उसमें इनका इंक्लूजन हो उसमें भी उनमें उनके साथ भेदभाव होता है। तो ऐसी वजह से, जैसे इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई साक्षर नहीं है, या फिर जैसे आदिवासी लोग हैं, वो चूंकि अगर साक्षर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्हें लॉ सिस्टम की जानकारी नहीं है, उन्हें अपने जो राइट्स हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वो एक्सक्लूडेड है समाज से। उनके जो राइट्स है जिसके आधार पर वो एक अच्छा जीवन स्तर जीना चाहे वो नहीं जी सकते हैं। इसी तरह से भूस्वामित्व है, हालांकि इसको सबको रिमूव करने के बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन वो हमारे देश में भी किए जा रहे हैं, बाकी सारे देशों में भी किए जा रहे हैं। जैसे भूमि है, पहले क्या था कि जेंडर बायस था, पित्रात्मक सत्ता होने के कारण जो भूमि थी उस पर अधिकार किसका था? भूमि पर। यहाँ पर मतलब केवल जमीन के टुकड़े से नहीं है, भूमि का मतलब यहाँ पर है सभी प्राकृतिक संसाधन, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर। जैसे मान लीजिए कि किसी नदी का जल लेने से किसी को रोका जाए, कुएं का जल लेने से किसी को रोका जाए, है ना? तो इस तरह का जो भेदभाव है वो किसी भी बेस, 5 में से किसी भी बेस पर हो सकता है। इसी तरह से श्रम बाजार है, लेबर मार्केट में अगर कोई जाता है, महिला पुरुष अगर दोनों जाते हैं, तो पहला सिलेक्शन, पहला जो क्राइटेरिया होता है वो अगर फिजिकल वर्क जहां ज्यादा है वहां पर दिया जाता है, किसको वेटेज दिया जाता है? पुरुषों को। जैसे भेदभाव किया जाता है, एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम ले लें, हालांकि सब रिमूव हो रहे हैं, इसको आप किसी कंट्रोवर्सी की तरह मत देखिएगा, क्योंकि ये सारे आइडेंटिफाई किए गए बैरियर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए और इन्हें रिमूव करने की कोशिश की गई। जैसे सेना है, सेना में महिलाओं को भागीदारी तो दी जाती है, लेकिन उन्हें मोर्चे पर या फ्रंट में नहीं भेजा जाता।
तो इस तरह से तमाम सारे ऐसे जबकि ऐसा है कि उन्हें जाना चाहिए, जब इक्वल बेसिस पर अगर सिलेक्शन हो रहा है तो उन्हें वहां भी भेजा जाना चाहिए। केवल ऐसा नहीं है कि केवल उन्हें ऑफिस वर्क के लिए रखा जाए या केवल मैदान मतलब जो ऐसा जो फ्रंट के अलावा जो क्षेत्र हैं उसमें रखा जाए। तो इस तरह के भेदभाव या बैरियर्स लाइफ को पूरी तरह से जीने में जो बैरियर्स बनते हैं, है ना, और आधार वही है जो अभी आपको शुरू में 5 गिनाए, उनके आधार पर जो भेदभाव होते हैं वो एक्सक्लूजन होता है। ये ध्यान रखिएगा, पहले असमानता क्रिएट होती है इन 5 आधारों पर, लोगों के समूहों के बीच में, ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में, जो लोगों के बीच में जो असमानता क्रिएट होती है वही आगे चल करके धीरे धीरे बन जाती है अपवर्जन। उसी अपवर्जन को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समावेशन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए अपवर्जन को पहचानना ज्यादा जरूरी है। तो भेदभाव जैसा कहा गया कि भेदभाव किस पर बेस्ड होता है, जो ये डिसएडवांटेज होता है वो जनरली किस पर बेस्ड होता है? सामाजिक पहचान पर, है ना, सोशल आइडेंटिटी पर। और ये किस सोशल आइडेंटिटी किस पर बेस्ड होती है? जो जब हम किसी समाज में रहते हैं, सभी जीव हैं, सभी मनुष्य हैं, लेकिन ये सारे मनुष्य जो उस समाज में रहते हैं उनमें हम अंतर करते हैं। कैसे अंतर करते हैं? जेंडर बेसिस पर, है ना, ये महिला है, ये पुरुष है, ये थर्ड जेंडर है। आयु के कि भाई ये इतने वर्ष का है, ये 50 वर्ष का है, ये 15 वर्ष का है, आयु के स्थान पर ये सब क्या है? ये सब इस पर क्वेश्चन आया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन चूंकि इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है इसीलिए ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इन पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि सामाजिक पहचान के आधार क्या है। तो सामाजिक पहचान का आधार क्या है? जब समाज में जितने मनुष्य रहते हैं वो सब के सब अपनी जो आइडेंटिटी बनाते हैं वो किस आधार पर बनाते हैं? लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर, प्लेस के आधार पर, है ना। जैसे कहते हैं मैं तो फला जगह का हूँ, तो प्लेस के आधार पर उनकी पहचान बनती है, भाषा के आधार पर बनती है, ऑक्यूपेशन के आधार पर बनती है कि भाई ये किसान है, ये व्यापारी है, ये बिजनेसमैन है, जाति के आधार पर बनती है, धर्म के आधार पर बनती है, जो नागरिकता है कि भाई ये पाकिस्तान के नागरिक हैं, ये बांग्लादेश के नागरिक हैं, ये श्रीलंका के हैं, ये भारत के हैं, नागरिकता के आधार पर बनती है। डिसेबिलिटी के बेसिस पर बनती है कि भाई ये काम करने में ये व्यक्ति सक्षम है और ये सक्षम नहीं है, तो इसके आधार पर बनती है। थर्ड जेंडर के बेसिस पर, है ना, जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसके बेसिस पर जो पहचान बनती है। लेटर्स फॉन्ट साइज बड़ा कीजिए बच्चे, अभी तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आगे मैं ध्यान रखूंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें इंक्लूड करनी थी। आगे से मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे कई स्लाइड पर कर दूं, तो आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करके आप कर सकते हो। अभी तो फिलहाल अभी तुरंत तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि अभी स्क्रीन शेयर हो रही है, तो मैं बंद करके तो मैं इस फॉन्ट साइज नहीं बड़ा कर सकती। आगे जो स्लाइड्स बनाऊंगी उसमें मैं ध्यान रखूंगी इसका। तो इन सारे आधारों पर जो सोशल आइडेंटिटी है, अगर जो प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक पहचान किस आधार पर है, उसमें क्या क्या शामिल है, तो ध्यान रखिएगा ये जो सारी चीजें मैंने गिनाई इनके साथ एक चीज यहाँ पर शायद छूट गई है, वो है भाषा। इसके आधार पर भी सामाजिक पहचान होती है, क्योंकि जब साउथ का व्यक्ति आता है तुरंत पहचान लेते हो कि भाई साउथ से आया है, बंगाल से आया हुआ व्यक्ति है आप भाषा से पहचान लेते हो कि ये बंगाल से आया हुआ है ना। तो भाषा के आधार पर पहचान होती है। उसके बाद जो इस प्रकार, तो इन सब के आधार पर भेदभाव इस सामाजिक पहचान पर अपना ग्रुप बना लेना, यानी इन सब के लिंग के आधार पर अपना ग्रुप बनाना, आयु के आधार पर अपना ग्रुप बनना, है ना। इस तरह से जो ग्रुप्स बन जाते हैं, उन ग्रुप्स में आपस में जो भेदभाव होता है वो भी अपवर्जन का या एक्सक्लूजन का एक कारण बनता है। हाँ ठीक है बच्चे, मैं आगे से जब मैं स्लाइड बनाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ी चीजें मैं दूसरी स्लाइड पर कर दूं, क्योंकि एक ही साइड में बहुत सारी चीजें डालने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई होगी, हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो, लेकिन अभी आप बियर करिए, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। तो इस प्रकार का जो सामाजिक बहिष्कार है, जो अपवर्जन या एक्सक्लूजन किया जाता है, उससे क्या छिनता है, ये भी एक क्वेश्चन आया है
कि अगर एक्सक्लूजन होता है, सोशल एक्सक्लूजन होता है, तो उससे किसी व्यक्ति की क्या क्या छिनती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आधार होता है उसका क्या, सामाजिक पहचान। अगर एक लाइन में पूछा जाए कि भेदभाव का आधार क्या है, तो आपका उत्तर होगा सामाजिक पहचान, सोशल आइडेंटिटी। और ये क्या छीनता है किसी व्यक्ति से, उसकी डिग्निटी, उसकी सिक्योरिटी और उसकी अपॉर्चुनिटी। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था एक बार कि सोशल एक क्वेश्चन एक बार आया था कि सोशल एक्सक्लूजन सोशल एक्सक्लूजन से किसी व्यक्ति का क्या नष्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, गरिमा, सुरक्षा, बेहतर जीवन, ये इसके साथ साथ दिया था ऑल ऑफ द अबव। तो जाहिर सी बात है आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि ये जो मेन कारण है इसके, है ना, जो मेन एक्सक्लूजन के कारण हैं, इन कारणों को जब तक रिमूव नहीं किया जाता है तब तक सोशल एक्सक्लूजन का कोई मतलब नहीं रह जाता, तब तक सोशल एक्सक्लूजन संभव नहीं हो पाता। तो इन सबको, इनके जो मूल कारण हैं उनको ध्यान में रखना जरूरी है। और सतत समावेशी विकास के लिए जिसकी बात की गई है उसको, और निर्धनता को कम करने के लिए, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन है इसका एक बहुत बड़ा आधार है पॉवर्टी। ऐसा जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसका एक कारण निकाला है इसका। अब हम देखते हैं कि सामाजिक असमानता और सामाजिक अपवर्जन क्या है, इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो सामाजिक असमानता क्या है, तमाम सारे जो क्षेत्र हैं और जो तमाम वर्ग हैं, इनमें सामाजिक संसाधनों की पहुंच के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसमें असमानता होना और भेदभाव होना, डिस्क्रिमिनेशन करना। और किसमें डिस्क्रिमिनेशन करना, अपॉर्चुनिटी में। किस चीज की अपॉर्चुनिटी में, जो सामाजिक संसाधन है। अगर एक लाइन में सामाजिक अपवर्जन की परिभाषा आपसे पूछी जाती है तो सिंपल सी लाइन है इसका कि सामाजिक संसाधनों तक लोगों की या समूहों की पहुंच के जो अवसर हैं उसमें भेदभाव करना और उसमें इनइक्वालिटी क्रिएट करना। ठीक है, ये कहलाता है सामाजिक अपवर्जन। तो एक बहुत दो शब्द निकल करके आए हैं। एक शब्द निकल करके आया है, ओ माय गॉड, सामाजिक संसाधन जो है छुप गया है, ये फिर से मुझे विंडो अपनी थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी। बच्चे ये यहाँ पर है, मेरी फोटो के नीचे है सामाजिक संसाधन, लोगों हेतु सामाजिक संसाधनों। उस समय एडजस्टमेंट की थोड़ी सी दिक्कत की वजह से ऐसा हो गया है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ पर दिया हुआ है सामाजिक संसाधन। अगर मैं इस सेंटेंस को पूरा पढ़ दूं तो इसका मतलब हुआ विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों अथवा श्रेणियों से संबंधित लोगों हेतु सामाजिक, जो वर्ड यहाँ पर दिया है वो है संसाधन। और इसको मैंने रेड लाइन इसलिए किया था क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं, है ना। इंग्लिश में तो यहाँ दिखाई दे रहा है सोशल रिसोर्सेज। सोशल रिसोर्सेज पर जो एक्सेस करना है उसे अगर उसमें किसी तरह की रोक लगती है तो इसको कहा जाता है सामाजिक असमानता। अब देखते हैं कि ये सामाजिक संसाधन क्या है। इस पर बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अच्छा ठीक है भाई, मेरा तो अभी नेट फिलहाल ठीक चल रहा है, अभी यहाँ पर तो नेट में प्रॉब्लम नहीं है। तो जो सामाजिक संसाधन है वो तीन तरह के हैं, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। वो तीन संसाधन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी सोशल रिसोर्सेज का एक पार्ट है। सोशल रिसोर्सेज मतलब आर्थिक संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन, आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी। ये तीन तरह की जो पूंजी है वो शामिल होती है सामाजिक संसाधन में। ये भी समाजशास्त्र का एक पार्ट है।
ठीक है, समाजशास्त्र जो विषय है, सोशियोलॉजी जो एक विषय है, उसमें ये पढ़ाया जाता है, तो उतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पर चूंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं कि सामाजिक संसाधन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक संसाधन आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी से मिलकर बनता है, और इन्हीं तीनों पूंजी पर जो पहुंच है, इनको प्राप्त करने की जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है, अगर उसमें भेदभाव होता है, अगर उसमें असमानता क्रिएट होती है, तो इसी को कहा जाता है सामाजिक असमानता या सामाजिक अपवर्जन। इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सामाजिक असमानता जन्मजात या नेचुरल नहीं होती, एक को छोड़कर। वो एक क्या है? वो एक है लैंगिक असमानता। वो असमानता जन्मजात या नेचुरल होती है, बाकी सारी असमानताएं जो हैं वो समाज अपने आप क्रिएट करता है। समाज में रहने वाले जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो इस तरह की असमानताएं क्रिएट करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सामाजिक अपवर्जन जन्मजात होता है या प्राकृतिक होता है या समाज के दो लोगों द्वारा बनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर कि लैंगिक असमानता को छोड़ करके बाकी कोई भी असमानता जन्मजात या प्राकृतिक नहीं होती। सामाजिक असमानताएं, राजनीतिक असमानता। राजनीतिक असमानता में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, विधि के समक्ष नागरिक समानता ना होना। इसको बहुत हद तक इम्प्रूव किया गया है, जैसे महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं थी, लेकिन संविधान तो सबको इक्वल राइट देता है, राजनीतिक भागीदारी में भी इक्वल राइट होना चाहिए था। इसी तरह से जो SC ST वर्ग था, सपोज करिए, उसके बहुत हद तक पहुंच नहीं थी राजनीतिक क्षेत्र में। तो ये आज की बात नहीं है, बहुत पुराने समय की बात है, जब देश आजाद हुआ था उसके बाद से। तो संविधान ने तो चूंकि सबको इक्वल राइट्स दिया, तो धीरे धीरे जब समझ में आया कि ये एक तरह का एक्सक्लूजन है, एक तरह का अपवर्जन है जो राजनीतिक असमानता क्रिएट कर रहा है, इस कारण से फिर तमाम सारे उपाय सरकार के द्वारा किए गए, जैसे पंचायती राज व्यवस्था में सीटों का आरक्षण कर देना, स्त्रियों को और मौके देना, जो SC OBC हैं उनको और मौके देना, उनके लिए सीटें आरक्षित कर देना। तो ये सारी चीजें कर करके जो एक्सक्लूजन है उसको धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। आय और संपत्ति में असमानता को दूर करने के लिए भी चूंकि संविधान सबको इक्वल राइट देता है, तो इसलिए भी उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई, तमाम सारे कानून लाए गए कि जिससे जो ये असमानताएं हैं ये धीरे धीरे समाप्त हों। एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट आयाम है जिस पर बहुत बहुत प्रश्न आए हैं, वो है सामाजिक पूंजी। तो अभी हम समझेंगे, अभी इससे पहले जैसे आप देख रहे हो कि पूंजी 3 तरह की है ना, आर्थिक पूंजी और सांस्कृतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी। आर्थिक पूंजी मैं आपको नहीं बताऊंगी, इकोनॉमिक कैपिटल हम सब जानते हैं, ह्यूमन कैपिटल हम सब जानते हैं किसको कहा जाता है। तो आर्थिक पूंजी जो निवेश की जाती है, वो धन संपत्ति जो निवेश की जाती है, उसको इन जनरल आर्थिक पूंजी के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन 2 यहाँ पर टर्म और ऐसे हैं, ह्यूमन कैपिटल भी हम सब जानते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको कहा जाता है, जो मानव संसाधन है उसको कहा जाता है, जो लेबर है, जो श्रम शक्ति है, उसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज। उसमें तमाम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन पे मैं अभी आज नहीं जाऊंगी। 2 टर्म यहाँ पर ऐसे हैं जो मुझे आज आपको बताने हैं, वो है सांस्कृतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी। तो सबसे पहले हम लेंगे सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी पर प्रश्न पूछा गया है कि ये क्या होती है, इसमें क्या क्या पैमाने होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो सामाजिक पूंजी में क्या क्या आता है? सामाजिक पूंजी क्या है? समाज में जो लोग रहते हैं, समाज में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, और ये ग्रुप्स किस आधार पर होते हैं? उन 5 विविधताओं के आधार पर। वो 5 विविधताएं जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताई थी, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, पंखा चला, हाँ, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति, धर्म या समाज में रहने की स्थितियों के आधार पर। तो तमाम सारे जो सामाजिक ग्रुप या समूह बने होते हैं, उन समूहों ये इसको खेल समझा, तमाम सारे जो समूह बने होते हैं, वो जब आपस में पारस्परिक संबंध बनाते हैं, है ना, ये जो टर्म है इन सबको ध्यान में रखिएगा। पारस्परिक संबंध, एक साथ म्यूचुअल पहचान, ठीक है, शेयर्ड म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल कोऑपरेशन, यानी जब आपस में तमाम सारे ग्रुप्स मिलजुल कर
एक साथ कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। कोई अपने को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं समझता, कोई अपने को बहुत निम्न कोटि का नहीं समझता। तो ये स्थिति अगर ऐसी क्रिएट होती है तो कहा जाता है कि समाज में सामाजिक पूंजी क्रिएट हो रही है। और सामाजिक पूंजी के जो डायमेंशन हैं वो भी पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, 3 बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। ये कौन से हैं? सबसे पहला डायमेंशन है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग यानी लिंक। अब अगर हम इसको ऐसे समझें कि ये एक समूह है, सपोज करिए पुरुषों का समूह है, ये एक महिलाओं का समूह है ना, जेंडर बायस, अगर जेंडर बेसिस पे अगर हम ले लें, तो अगर यहाँ पर मेल हैं और यहाँ पर सारी फीमेल हैं, किसी समाज में अगर हम इस तरह से ले रहे हैं, 3 ग्रुप बने हुए हैं, और ये तीनों ग्रुप कौन से हैं? एक मेल, एक फीमेल और एक थर्ड जेंडर। तो ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स में जितने सदस्य यहाँ पर आप रह रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, हर समूह में जितने सदस्य हैं उनके आपस में जो बॉन्डिंग होती है उसको कहा जाता है जुड़ाव। यानी एक समाज में जितने पुरुष हैं उनमें आपस में क्या जुड़ाव है, अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो ये फिर एक सामाजिक पूंजी का एक बहुत बड़ा बेस तैयार करता है। यानी जैसे फीमेल है, तो फीमेल ग्रुप में जितने फीमेल हैं इनमें आपस में कितनी बॉन्डिंग है, ये पहला लेवल है सामाजिक पूंजी का। उनमें आपस में, यानी समूह जो डिफरेंट समूह बने हैं किसी समाज में, उन ग्रुप्स में जो सदस्य हैं उनमें आपस में जो लिंक है उसको कहा जाता है बॉन्डिंग। ये पहला स्टेप है। जैसे थर्ड जेंडर है, उनमें आपस में क्या बॉन्डिंग है। इसी तरह से आप तमाम समूह ले सकते हैं, जैसे भाषा के आधार पर ले सकते हैं कि जैसे बंगाली बोलने वाला समूह, या फिर यूं ले लीजिए कि जैसे साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन की भाषा बोलने वाला समूह, फिर नॉर्थ इंडियन के अंदर भी तमाम सारी भाषा बोलने वाला समूह, उनमें आपस में क्या बॉन्डिंग है, आपस में क्या लिंकेजेस है। अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो उसको कहा जाता है बॉन्डिंग, और बहुत स्ट्रांग बेस तैयार करता है ये सामाजिक कैपिटल के लिए। और फिर यहां से आगे बढ़ते हैं, पहले स्टेप के बाद वो है दूसरा, वो है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग का मतलब क्या होता है? मोर देन 2, यानी एक आपस में, इनमें क्या आपस में क्या है, आपस में तो इनके लिंकेजेस है ना, आपस में ये एक दूसरे से लिंक्ड है, जिस आधार पर इन्होंने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं उस आधार पर। और जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप्स के साथ जुड़ जाता है स्ट्रांगली तो उसे कहा जाता है ब्रिजिंग। यानी हर ग्रुप एक पुल बना ले एक दूसरे के साथ। जब ये आपस में, ये सारे अलग अलग ग्रुप जिनमें स्ट्रांग बॉन्डिंग है, अगर ये भी आपस में ब्रिजिंग कर लेते हैं, यानी इनका इनसे जो एक म्यूचुअल शेयरिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो अगर स्ट्रांग है, जो नॉर्म्स है वो दोनों के लिए इक्वल हैं, जो ट्रस्ट है, वैल्यूज हैं, वो सब एक दूसरे के लिए इक्वल हैं, तो ये सिचुएशन कहलाती है ब्रिजिंग की, है ना, ब्रिज बना लेना दो ग्रुपों के बीच में। उसके बाद तीसरी स्थिति होती है लिंकेज की। लिंकेज या अनुबंधन, ये लिंकेज नहीं है यहाँ पर, इस लिंकेज, ये बॉन्ड है, सॉरी, यहाँ पर ये मीन्स, यहाँ पर है बॉन्डिंग, या इसे बंधन कह सकते हैं, बॉन्ड। तो लिंकेज है एक कड़ी का दूसरे कड़ी के साथ जुड़ाव, तीसरी स्थिति है ये। यानी आपस में कितनी स्ट्रांग बॉन्डिंग हो कि जब बाहर कोई हो और उसके साथ इन्हें लिंक बनाना हो तो ये तीनों मिलकर के एक साथ बनाए, ये कहलाता है अनुबंधन। यानी इनकी आपस में, पहले तो अपने ग्रुप में आपस में बॉन्डिंग, फिर दूसरे ग्रुप के साथ आपस में बॉन्डिंग, और फिर उसके बाद तीसरी स्थिति है अनुबंधन की, का बंद कर देना, अनुबंधन की या कॉन्ट्रैक्टिंग। इसमें क्या है? एक कड़ी को दूसरी कड़ी के साथ जोड़ना। और शासन व्यवस्था, अगर कोई गवर्नेंस सिस्टम है, अगर किसी देश में या इकोनॉमी में जो प्रणाली चल रही है, उस प्रणाली में एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी जुड़ करके इस तरह से एक दूसरे के साथ काम करे, इस तरह से म्यूचुअली ट्रस्ट और वैल्यूज रखें एक दूसरे के साथ, कि जिसके कारण किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर ये सिचुएशन बहुत अच्छे से होती है तो फिर अगर सारी कड़ियां बहुत अच्छे से एक साथ म्यूचुअली रहती हैं तो फिर क्या होगा? बाहर तो कोई नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो सब एक दूसरे से जुड़े हैं ना, लिंक से,
पहली सिचुएशन क्या है, बॉन्डिंग। तो जब एक ग्रुप आगे बढ़ता है, विकास करता है, तो वो अपने साथ वाले लोगों को छोड़ेगा तो नहीं ना, क्योंकि उसके साथ जुड़ाव है उसका। तो अगर ये सिचुएशन होती है बॉन्डिंग की, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की, स्ट्रॉन्ग ब्रिजिंग की, तो कोई छूट ही नहीं सकता। लेकिन जहां पर ये बॉन्डिंग और ये ब्रिजिंग कमजोर होती है, एक कड़ी दूसरी कड़ी से कमजोर होने लगती है, तो वहां पर सिचुएशन प्रॉब्लम होती है किसी इकोनॉमी की गवर्नेंस सिस्टम में। और उसकी वजह से फिर एक्सक्लूजन क्रिएट होता है, असमानता क्रिएट होती है और एक्सक्लूजन क्रिएट होता है। मेंस में से कौन सी क्लास है? ये प्रीलिम्स की क्लास है बच्चे। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ ये सब प्री में आए हैं। मेंस में तो डिस्क्राइब करने को आता है, लेकिन ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ये सारे पॉइंट्स मेंस में आए हैं। मेंस के कई प्रश्न प्रश्न जो ईयर्स हैं उनमें मैंने देखा है, प्री में बहुत सारे आए हैं ये क्वेश्चंस। उसके बाद अगर हम आज की बात करें, तो आज के समय में भारत में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है ब्रिजिंग की। अनुबंधन अपने आप हो जाता है अगर बॉन्डिंग और ब्रिजिंग जो है वो अगर बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्डिंग अगर बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ है अपने ग्रुप में, एक महिला की दूसरी महिला के साथ, एक पुरुष के दूसरे पुरुष के साथ, एक जाति में आपस में जितने लोग हैं उनमें, तो कुछ हद तक जो नेटवर्क है अगर वो बहुत अच्छा क्रिएट होता है तो पीछे तो कोई छूट ही नहीं सकता। लेकिन बॉन्डिंग बॉन्डिंग बना लेना, लेकिन बॉन्डिंग के साथ अगर ब्रिजिंग नहीं करते, अब इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर आप यूपीएससी देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि आपने ये अलग अलग यहाँ पर आपने बॉन्ड तो बना लिए, एक जाति ने यहाँ पर अपना बड़ा अच्छा बॉन्ड बनाया, दूसरे ने यहाँ पर बहुत अच्छा अपना बॉन्ड बनाया, है ना, तीसरे ने यहाँ पर अपना बहुत अच्छा बॉन्ड बनाया, और ये तीनों मिलकर के जब विकास के लिए आगे चलने लगे तो अपने पूरे ग्रुप को तो ले गए, लेकिन चूंकि इनकी ब्रिजिंग नहीं हुई थी, है ना, आपस में ब्रिजिंग नहीं थी, तो ये तो ये वाला ग्रुप पीछे छूट जाएगा या ये वाला ग्रुप पीछे छूट जाएगा। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे होगा? इंक्लूजन हो ही नहीं सकता। हुआ यही, और अभी भी अगर हम आलोचना करें तमाम सारी चीजों की तो अभी भी यही हो रहा है कि अगर हम एक अपना स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना ले रहे हैं लेकिन दूसरे ग्रुप के साथ हम ब्रिजिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी सोशल कैपिटल है जिसकी इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ध्यान रखिएगा ब्रिजिंग की, क्योंकि अपने अपने ग्रुप में लोगों ने अपनी बॉन्डिंग तो बड़ी अच्छी बनाने की कोशिश की है, वोट बैंक बन गए हैं, लेकिन एक ग्रुप अगर वोट बैंक बनता है और उस वोट बैंक के साथ अगर बाकी सब नहीं जुड़े हुए हैं तो उसकी वजह से केवल एक ग्रुप आगे बढ़ेगा और बाकी सब अगर पीछे छूट जाते हैं तो देश का विकास कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी पूंजी है कल्चरल कैपिटल की या सांस्कृतिक पूंजी की। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ में दूंगी, ये सारी मैं पीडीएफ में ही इकट्ठा कर रही हूँ इन सारी चीजों को। सांस्कृतिक पूंजी या कल्चरल कैपिटल क्या है? कल्चरल कैपिटल में वो सारे एसेट्स आते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, वो सारे नॉन फाइनेंशियल और सोशल एसेट्स आते हैं जो इकोनॉमिकल नहीं होते। इकोनॉमिक एसेट्स आप सब जानते हो, इकोनॉमिक एसेट्स वो हैं जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं, है ना, जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जिनका क्रय विक्रय होता है वो सारे के सारे फाइनेंशियल एसेट्स या इकोनॉमिक एसेट्स होते हैं। लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल या सोशल एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स किस में आते हैं? कल्चरल कैपिटल में। और अगर कोई समाज आगे बढ़ता है, आगे मूव करता है, सोशल मोबिलिटी होती है, तो उसमें ये सांस्कृतिक पूंजी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, ठीक है, क्योंकि केवल इकोनॉमिक कैपिटल से कोई देश विकास नहीं कर सकता, उसके लिए कल्चरल कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति कल्चरल कैपिटल लेके आगे बढ़ सकता है, क्योंकि केवल जैसे आप लोग सुनते होंगे ना कि केवल पैसा आने से ही आदमी का जो व्यक्तित्व है बहुत अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि अगर में उसमें स्किल नहीं है, अगर उसमें ज्ञान नहीं है, अगर उसमें शिक्षा नहीं है, तो केवल धन के आधार पर ठीक है अभिषेक, आगे से मैं यही लेटर फॉन्ट रखूंगी। तो जो केवल धन के आधार पर, केवल इकोनॉमिक कैपिटल के आधार पर कोई समाज गतिशील नहीं हो सकता, है ना। तो
जो सोशल कैपिटल, जो कल्चरल कैपिटल है, सोशल कैपिटल में आपने देखा क्या क्या चीजें आती हैं, बॉन्डिंग, ब्रिजिंग एंड अनुबंधन, है ना, कॉन्ट्रैक्टिंग जिसको कहा गया, ये तीन चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। कल्चरल कैपिटल में क्या आता है, कल्चरल कैपिटल में क्या आता है, कौशल, ये क्या बढ़ाती हैं, सामाजिक गतिशीलता। ये जो हाईलाइटेड वर्ड हैं इन पे ध्यान रखिएगा, गतिशीलता बढ़ाती हैं। और इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, किसी व्यक्ति की स्किल, किसी व्यक्ति की शिक्षा, किसी व्यक्ति का ज्ञान। शिक्षा का मतलब यहाँ पर डिग्री नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। जीवन जीने की जो कला होती है वो शिक्षा से मिलती है। वो शिक्षा जरूरी नहीं है कि आपने डिग्री ले ली तो वो शिक्षा आपको आ गई। तो ये सारी चीजें जब किसी के अंदर इंक्लूड होती हैं, उसके व्यक्तित्व में होती हैं, तो वो एक ऊंचा दर्जा समाज में पाता है। इसके जो प्रकार हैं, से गुंजन, हाँ सो, हाँ सुनो, सुमन आना तो आना आना तो बात करना बेटा, अभी मैं क्लास ले रही हूँ। ठीक है। तो ये तीन तरह की है, जैसे तीन तरह की सोशल कैपिटल है, उसी तरह से उसी तरह से तीन तरह की जो कल्चरल कैपिटल है वो भी तीन तरह की है। एक तो है सन्निहित यानी एम्बॉडीड, यानी जो अंतर्निहित होती है किसी उसमें, जो किसी में इंक्लूडेड होती है किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में। दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ, और तीसरी होती है इंस्टीट्यूशनल या संस्थागत। जल्दी से देखते हैं ये क्या होती है। जो एम्बॉडीड होती है, जो अंदर स्वयं के अंदर उत्पन्न होती है, स्वयं मिलती है, वो है हमारे भीतर जो भी जो नॉलेज और स्किल है ना, उसको कहा जाता है। क्योंकि नॉलेज और स्किल व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है। ये जो कल्चरल कैपिटल है, ये व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अंदर अंदर रखता है, वो परिलक्षित होता है उसके बाहर, है ना, वो बाहर से दिखता है, होता अंदर है, लेकिन उसके व्यक्तित्व के उसमें जो सिचुएशन है उसमें दिखता है वो, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है उसमें पूरी तरह से दिखाई देता है। कल्चरल कैपिटल ऑल्सो इंक्लूड लैंग्वेज, फूड, ऑर्नामेंट्स, रियल स्क्रिप्ट। हाँ आगे आ रही हूँ, नौशीन फातिमा आगे आ रही हूँ। उस तो इनके तीन पार्ट हैं, जैसा अभी बताया, कल्चरल जिसमें नॉलेज और स्किल, नॉलेज और स्किल में वो सारी चीजें आती हैं बच्चे जो आपने गिनाई। और दूसरी चीज है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, इसको वस्तुनिष्ठ कल्चरल कैपिटल कहा जाता है, जिसमें तमाम तरह के आर्ट्स और जो वस्तुएं होती हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी होती हैं, वो सब इसके अंतर्गत आती हैं, है ना। संस्थागत सांस्कृतिक पूंजी में जैसे अभी कहा ना, जो जो भी भाषा है, उसके अलावा जो क्रेडिट है, जो क्रेडेंशियल्स हैं, उन क्रेडेंशियल जो समाज में रहने वाले तमाम तरह के क्रेडेंशियल्स हैं, वो सारे क्रेडेंशियल इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सोशल एक्सक्लूजन या सामाजिक अपवर्जन। जल्दी से इसके बाद देखते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उनको हम देखते हैं कि ये क्या थे। जैसे सबसे पहला है कि ये जो सोशल एक्सक्लूजन है, ये सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा, अभी आपको शुरू शुरू में ही बताया था कि सोशल एक्सक्लूजन के साथ ही सोशल इंक्लूजन जुड़ा हुआ है। जहां जब भी सोशल एक्सक्लूजन की बात होगी, वहां पर हमेशा सोशल इंक्लूजन की बात भी होगी, क्योंकि उसी का विपरीत शब्द है। और ये कहा जाता है कि सोशल एक्सक्लूजन के कारणों को अगर रिमूव कर दीजिए तो वो जो जो सोशल एक्सक्लूजन के कारण है, अगर उनको रिमूव कर दीजिए तो सोशल एक्सक्लूजन इंक्लूजन अपने आप हो जाएगा। तो सामाजिक अपवर्जन जो है, सोशल इंक्लूजन, सबसे पहले 1970 में फ्रांस में शुरू हुआ। और जिन सामाजिक संसाधनों की बात कर रहे हैं, सोशल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं ना, वो सोशल रिसोर्सेज, इसको जो परिभाषा दी गई, उन सारी परिभाषाओं का जो आधार था वो यही था कि जो सोशल रिसोर्सेज हैं, अगर उन तक एक्सेस नहीं है किसी ग्रुप का, उसमें किसी ग्रुप के जो अपॉर्चुनिटीज हैं
उसमें अगर कोई ग्रुप नहीं पहुंच पा रहा है, उसमें पहुंचने के लिए जो भेदभाव किए जा रहे हैं उसको सोशल एक्सक्लूजन या सामाजिक अपवर्जन कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी व्यक्ति को मेन स्ट्रीम से हटा दिया जाता है। पहले तो असमानता क्रिएट होती है और असमानता इतनी बढ़ जाती है कि वो बिल्कुल मार्जिन पर पहुंच जाता है। जो दायरा है विकास का, उस दायरे के बिल्कुल या तो बाहर हो जाता है या बिल्कुल मार्जिन पर खड़ा हो जाता है, समाज के बिल्कुल किनारे खड़ा हो जाता है, या तो उस बिल्कुल समाज से बहिष्कृत ही जैसा हो जाता है। तो ऐसे जो फिर वो विकास की दौड़ में भी शामिल नहीं हो पाता और विकास का कोई लाभ भी उसे नहीं मिल पाता। इसमें ऐसे ग्रुप्स भोजन, आवास जैसी जो बहुत नेसेसरी गुड्स हैं, जो बहुत जरूरी चीजें हैं, उन पर भी उसमें बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो बहुत जरूरी हैं, उस जैसे एजुकेशन है ना, हेल्थ है, परिवहन है, बीमा है, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी जिसे कहा जाता है, बैंकिंग है, पुलिस और न्यायपालिका है, इन तक भी उसकी पहुंच नहीं हो पाती। जो डोमिनेटेड ग्रुप है वो इस मार्जिनल जो सीमांत पर पहुंचा हुआ अपवर्जित ग्रुप है, इसको वहां तक पहुंचने से रोकता है। तो ऐसी स्थिति यानी असमानता तो पहले क्रिएट हो गई, और उस असमानता में जब दो ग्रुप बन गए, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप या डोमिनेटेड ग्रुप और दूसरा वीकर ग्रुप जो कमजोर ग्रुप है, जो लड़ नहीं पा रहा है, तो उस ग्रुप को इस तरह से रोका जाता है कि वो जीवन की जो बहुत अति आवश्यक सुविधाएं हैं, जो अवसर हैं, उन तक भी ना पहुंच पाए। एक्स फॉर ट्रांसजेंडर ग्रुप, हाँ उनको इसीलिए आगे रखा हुआ है। उसके बाद एक्सक्लूजन के लक्षण क्या है, इन सारे डिस्कशन के बेसिस पर हमने क्या निकाला, सिम्टम्स जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सक्लूजन के मेन सिम्टम्स क्या हैं। तो पहला सिम्टम्स क्या है, रिसोर्सेस तक, सोशल रिसोर्सेस, सोशल एंड इकोनॉमिकल बोथ, दोनों रिसोर्सेस तक असमान पहुंच, सबको एक जैसी पहुंच ना मिले, एक्सेस ही ना मिले पहुंचने के लिए, कुछ लोगों को वहां तक पहुंचने की सुविधा ही ना मिले, ऐसे कुछ ग्रुप्स को। दूसरा, असमान भागीदारी, यानी जो पार्टिसिपेशन है वो भी एक जैसा ना हो। तीसरा है कि अवसरों को प्रदान करने से रोक देना, जो अपॉर्चुनिटीज है, एक तो पहुंच ना बनने देना, यानी सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात है वो सबसे पहले क्या है, एक्सेस, दूसरा है पार्टिसिपेशन और तीसरा है अपॉर्चुनिटी। ये तीन चीजें हैं, पहुंच, भागीदारी और अवसर। इन तीनों में अगर किसी भी तरह से अगर अनइक्वलिटी होती है, असमानता होती है, तो वो एक्सक्लूजन के सिम्टम्स हैं। किसी भी ग्रुप के लिए, समाज में जितने लोग रहते हैं, किसी भी ग्रुप के लिए अगर ये तीनों बेसिस क्रिएट होती हैं, तो ये एक्सक्लूजन के सिम्टम्स हैं। अब बहुत सारी स्टडीज में बहुत सारे ऐसे वर्ग बताए गए हैं कि ये वर्ग ऐसा है जो एक्सक्लूडेड है, इसको समाज में जो विकास हुआ है, देश में, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जो विकास हुआ है, विश्व में जो विकास हुआ है, उसका लाभ इस वर्ग को नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि संसाधनों तक पहुंच नहीं थी, समान भागीदारी नहीं थी, और दूसरी बात यह है कि अवसर जो थे, उन अवसरों पर इस ग्रुप को पहुंचने से रोक दिया एक डोमिनेटेड ग्रुप ने। तो ये सारी चीजें अपवर्जित ग्रुप बनाती हैं। वो अपवर्जित ग्रुप कौन सा है? वो लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, है ना, एथनिसिटी, निर्जातीयता जिसको कहते हैं, उसके आधार पर, भाषा के आधार पर, जैसा अभी कोई मैसेज कर रहा था जिसको कल्चरल कैपिटल में इंक्लूड करते हैं, जाति के आधार पर और डिसेबिलिटी के बेसिस पर, असहायता या निशक्तता के आधार पर, ये ग्रुप ऐसे हैं, इन बेसिस पर अपवर्जन का सामना करते हैं। जैसे दिव्यांगजन है ना, इनकी समस्या क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है पूरे देश का कि ये सारी जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनका यूज नहीं कर पाते। इसमें इसीलिए अब जो है एक इंक्लूजन के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, मार्जिन का मतलब होता है जो सीमा पर पहुंचा हो। यानी मार्जिन को मैं आपको बताऊं अगर, यानी अगर एक घेरा बना ले, है ना, एक घेरा बनाए,
तो इस घेरे में जो सेंटर में है वो तो बहुत हाई क्लास पर होगा, बिल्कुल ऊपर होगा, और इस सेंटर से, ये सेंटर क्या है, ये डेवलपमेंट का सेंटर है, ग्रोथ का सेंटर है। इस ग्रोथ या विकास के सेंटर के आसपास जितने लोग होंगे वो विकसित होंगे, जो इनसे जितना दूर होते चले जाएंगे उन तक विकास की पहुंच उतनी ही दूर होती चली जाएगी। इस घेरे की सीमा पर, यानी जो बिल्कुल किनारे पर होंगे, वो कहां पर होंगे, सीमा के अंत पर। सीमा के अंत पर, कौन सी सीमा के अंत पर, विकास की सीमा, यानी जो विकास के सेंटर में होंगे वो तो पूरी तरह से ग्रोथ करेंगे, लेकिन इस विकास के घेरे के जो काफी हद तक दूर होंगे, जो उसके दायरे के बिल्कुल सीमा पर बैठे होंगे, उसको कहा जाता है सीमांत पर पहुंचे हुए लोग, मार्जिन पर पहुंचे हुए लोग, है ना। और उनको मार्जिन से सेंटर की ओर लाने की जो प्रोसेस है उसी को कहा जाता है इंक्लूजन। मार्जिन से, यानी ये सेंटर खत्म हो जाए, ये पूरा का पूरा जो घेरा है वो सेंटर में कन्वर्ट हो जाए, तो सबके सब इस दायरे में आ जाएंगे, सभी विकास के दायरे में आ जाएंगे। हाशिए पर, यस बिल्कुल पूजा देवी, इसी को कहा जाता है हाशिए पर बैठे हुए, हाशिए पर या मार्जिन पर या सीमा पर बैठे का मतलब है जो विकास के पहुंच से काफी दूर हो। तो जैसे दिव्यांग जन है, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, जो फेवरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण बहुत सारी ऐसी सरकार सुविधाएं देती है, जैसे ये मान लीजिए बैंक ऐसा है जो दूसरी मंजिल पर है। अब एक व्यक्ति जो असहाय है, जो उसी समाज का एक व्यक्ति है, लेकिन वो दूसरी मंजिल पर कैसे चढ़े, उसके लिए क्या कोई लिफ्ट या इस तरह का कोई, अब तो बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, लेकिन अगर आज से 10 साल पहले देखें तो कितनी समस्या थी। तो ये एक्सक्लूड हो गया ना, यानी विकास तो है, बैंकिंग सुविधा तो है, लेकिन उस सुविधा को पाने का जो अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी से उस व्यक्ति को दूर कर दिया गया जो दिव्यांग है, तो इसको कहा जाता है एक्सक्लूजन। ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर को समाज इस तरह से देखता है, लिंग के आधार पर इस तरह से उससे उसका व्यवहार ऐसा होता है कि जो उसे समाज से बिल्कुल बहिष्कृत कर देता है, यानी वो एक आम सामान्य मनुष्य का जीवन नहीं बिता पाते। अगर वो जॉब करना चाहे नहीं कर सकते, वो अगर एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ना चाहे नहीं पढ़ सकते, लोग मजाक बनाएंगे, एक ऐसी धारणा समाज में विकसित हो गई है। तो तमाम जीवन के तमाम ऐसे लेवल हैं जिसमें वो एक्सक्लूजन को फेस करते हैं। इसके अलावा कुछ और तमाम सारी स्टडीज में जो ग्रुप आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे महिलाएं हैं, है ना, जेंडर के बेसिस पे अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं हो पाती। किसान है, किसान एक ऐसा ग्रुप है जो किसान और रूरल पीपल दोनों को हम अगर एक साथ रख लें तो हम ये देखते हैं कि शहर में जो सुविधाएं हैं, जो अर्बन एमिनिटीज हैं, वो गांव तक नहीं पहुंच पाती। तो किसान भी चूंकि समाज का हिस्सा है, तो जो शहर के विकास है वो भी किसान तक पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंच पाते। जो दलित हैं, वो चूंकि आर्थिक रूप से एक ऐसे वर्ग को बिलोंग करते हैं कि जो तमाम सारी सुविधाएं हैं उनका लाभ वो नहीं उठा पाते हैं। जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो आदिवासी समूह है, जनजातीय समूह है, वो बहुत से सारे ऐसे सुविधाएं हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की सुविधाएं हो, सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं हो या समाज के द्वारा दी गई सुविधाएं हो, उनको नहीं, उनका लाभ नहीं उठा पाते, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती है। इसी तरह से जो निर्धन वर्ग है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके साथ भी इस तरह की असमानता क्रिएट हो जाती है कि चाहते हुए भी वो उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता। तो इन सबको कहा जाता है एक्सक्लूडेड क्लास या अपवर्जित वर्ग। उसके अलावा इस पर एक क्वेश्चन आया है रीजनल इंक्लूसिविटी पर, क्षेत्रीय समावेशन पर। क्षेत्रीय समावेशन क्या है? अगर हम लोगों से हटके जरा अगर एक चीज को अगर हम देखें तो हमें ये लगता है, अपने देश में ही अगर हम देखें तो देखते हैं कि एक क्षेत्र ज्यादा विकास कर गया, दूसरा क्षेत्र पिछड़ गया। तो पूरे देश के डेवलपमेंट में सभी राज्यों की भागीदारी नहीं हो पाई। होना तो ये चाहिए था कि अगर देश आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी से, तो जितना महाराष्ट्र और गुजरात या आंध्र और कर्नाटक विकास कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से जो हिली स्टेट्स हैं, या नॉर्थ ईस्ट है, या बिहार है, या झारखंड है, या उड़ीसा है, वो भी उतनी तेजी से, या राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उसको भी उतनी तेजी से विकास करना चाहिए था। लेकिन अगर हम जीडीपी के आधार पर भी देखें तो हम ये देखते हैं कि इसमें बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, बहुत सारे, और एक स्टेट ही नहीं, एक स्टेट में भी, विद इन स्टेट भी, राज्य में भी जो विकास है वो सारे क्षेत्रों का एक जैसा नहीं हो पाता। सपोज करिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में
बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत विकसित नहीं हो पाया था। तो ये क्या है, अगर कोई क्षेत्र, अगर कोई जिला, अगर कोई पर्टिकुलर एरिया विकास से वंचित रह गया, बाकी आगे निकल गए, बाकी क्षेत्र अगर आगे बढ़ गए और कोई एक क्षेत्र भी पिछड़ा रह गया, तो इसका मतलब क्या कमजोर था, लिंकेजेस, लिंकेजेस कमजोर थी, सब एक साथ आगे नहीं बढ़ पाए। तो क्षेत्रीय समावेशिता पर भी प्रश्न आए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी पर्टिकुलर बीमारू स्टेट, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को इसमें इंक्लूड किया जाता है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों को इस शब्द से बड़ी परेशानी है कि बीमारू स्टेट नाम नहीं देना चाहिए इनको, और बहुत सारे संसाधनों के होते हुए भी, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट ऐसे हैं, इंक्लूडिंग उड़ीसा, ये सारे स्टेट ऐसे हैं जिन पर सबसे अधिक संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि इनका पूरी तरह से विदोहन नहीं हो पाया, इसलिए ये विकास की दौड़ में एक्सक्लूडेड क्लास में आ गए, एक्सक्लूडेड क्लास या अपवर्जित वर्ग में आ गए। कौन से अपवर्जित वर्ग में, आईएएस बन के, हाँ अभिषेक बिल्कुल आईएएस बन के डेवलपमेंट करेंगे, तो इसको कहा जाता है क्षेत्रीय समावेशिता। जल्दी से इसका कारण देख लेते हैं, इतने से तो हमें ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कारण है। जाति व्यवस्था और धर्म, है ना, जो समाज में ही एक वर्ग को एक्सक्लूड कर देता है। अब तो धीरे धीरे बहुत सोच बदल गई है, लेकिन अगर हम पहले का देखें तो दलित समूह एक ऐसा था, बंधुआ मजदूरों का एक वर्ग था, उसके अलावा अछूत करके एक वर्ग ऐसा निकाल दिया जाता था जिसको समाज से बाहर रखा जाता था, जिसके साथ छुआछूत होती थी। तो समय के साथ साथ रूढ़िवादी विचार बदल रहे हैं, तो ये एक्सक्लूजन भी बदल रहा है ना। आनंद, मैं पीडीएफ दे दूंगी बच्चे, मैं जितने पीडीएफ हैं जिस लेक्चर का, वो सब उसी वीडियो के कमेंट्स में मैं डाल दूंगी। अभी मैं बना रही हूँ, अभी आप लेक्चर सुनो, सारे पीडीएफ आपको मैं सारा बना के डाल दूंगी। तो जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, जैसे महिलाओं का एक्सक्लूजन क्यों था, क्योंकि महिला पुरुष में हमेशा से भेदभाव होता था, बालक और बालिका में हमेशा से भेद होता था हर तरह से समाज में। तो ये जो तमाम तरह के पूर्वाग्रह, जैसे एक बड़ा पूर्वाग्रह है कि जो एक वर्ग है, जैसे बनिया है तो वो केवल व्यापार करने के लिए है, शूद्र जो है वो नीच कर्म करने के लिए है ना। ये जो पूर्वाग्रह थे, इस तरह के ऑर्थोडॉक्स व्यू थे, जिसमें बहुत बदलाव आया है, और ये ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन भ्रांति की तरह ये समाज में परपुलेट हो गया, जिसकी वजह से कुछ ग्रुप जो हैं वो मार्जिनलाइज्ड हो गए। जैसे खैर इस पे बहुत बहस नहीं करेंगे, समझ में आपको आ गया है। एक समूह के सदस्य दूसरे समूह के सदस्य से पूर्वाग्रह रखते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया ना कि अगर एक ग्रुप, एक धर्म के आधार पर अगर दो ग्रुप बने हुए हैं, तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के बारे में बड़े अजीब अजीब से विचार रखता है, दोनों एक दूसरे के लिए। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, लिंकेजेस की। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ लिंकेजेस की कमी रखता है, जिसके कारण विकास की दौड़ में एक ग्रुप, कोई ना कोई ग्रुप पिछड़ जाता है। और इसी वजह से जो सोशल ब्रुटेलिटी है ना, जिसको सामाजिक निष्ठुरता कहते हैं, बड़ा बुरा व्यवहार करते हैं उस ग्रुप के साथ, जिससे जो, और उसका कारण ये है कि जो ऐसा एक डोमिनेटेड ग्रुप है, उसके साथ अपने अधिकार किस तरह से उसका उपयोग किया जाए, इसमें अभी भी ये छुप रहा है, मैं उसमें कैसे अपने अधिकारों का प्रयोग किया जाए, इसके लिए जागरूकता की कमी है लोगों में। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे ये इनइक्वालिटी भी काफी हद तक कम हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है जो राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता है, उसके कारण भी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इन लोगों को किस आधार पर यूज करती हैं, वोट बैंक पर। तो उनको तो बड़ा अच्छा लगता है ना कि एक वोट बैंक का अपना ग्रुप, दूसरे वोट बैंक का अपना ग्रुप, तो हमने इससे भी मतलब साध लिया, उससे भी मतलब साध लिया। लेकिन वो दोनों आपस में मिल गए अगर, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो दोनों ग्रुप को आपस में लड़ाते रहो। तो दोनों ग्रुपों में जो लिंकेजेस हैं वो ना बनने पाए, जिसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वोट बैंक पॉलिसी एक बड़ा कारण है। भौगोलिक और क्षेत्रीय अवरोध, है ना, एक क्षेत्र अपने को बड़ा अच्छा समझता है, जैसे साउथ इंडिया के लोग समझते हैं हम ज्यादा डेवलप हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग जो है वो अंडर डेवलप्ड हैं, ऐसा मैंने सुना है।
कि ऐसा समझा जाता है। तो ये जो सुपरियोर किसी एक क्षेत्र के बारे में ऐसा सोचना कि हम तो बड़े, या शहर में रहने वाले लोग गांव के लोगों को गंवार समझते हैं, उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार है। अगर जो डेवलप कंट्रीज है वो अंडर डेवलप कंट्रीज के लोगों को हीन भाव से देखता है। तो भौगोलिक आधार पर, रीजनल बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पे, कि अगर हम शहर में अगर अपने गांव की भाषा बोलते हैं तो बड़े अजीब नजरों से देखा जाता है ना, एक्सक्लूडेड क्लास की तरह। तो ये सारे जो बैरियर्स हैं ये एक बड़े कारण हैं अपवर्जन के। समाज में जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है उसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत हद तक रिमूव हुई है, लेकिन अभी भी उसमें इतना ज्यादा सुधार नहीं आया है। इसके बाद अगर हम आते हैं इंक्लूजन पर, जल्दी से इसमें आगे बढ़ते हैं क्योंकि भी बहुत सारी चीजें हैं। जो इंक्लूजन है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें से अभी तो हमने सारी चीजें पढ़ी किससे संबंधित, अपवर्जन या एक्सक्लूजन से रिलेटेड। एक्सक्लूजन का अपोजिट अब जो ये मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो अपवर्जित या सीमांत वर्ग या हाशिए पे बैठे हुए लोग हैं, ग्रुप्स हैं, व्यक्तियों के जो समूह हैं, उन्हें हम कैसे इसमें इंक्लूड करें, कैसे हम समावेशन कैसे लाएं, इनको समाज का जो एक विकसित दायरा है उसमें कैसे इन्हें सम्मिलित किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए इसके 3 भाग किए जाते हैं, जिसमें से राजनीतिक समावेशन में आपको नहीं पढ़ाऊंगी। आपको मैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट समावेशन है जिसपे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 6 5 6 क्वेश्चन मैंने देखे हैं हर पेपर में, फाइनेंशियल इंक्लूजन से भी, वित्तीय समावेशन से भी और सामाजिक समावेशन से भी। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ये दोनों मैं आपको पढ़ाऊंगी। सोशल इंक्लूजन यानी समाज से अगर एक्सक्लूजन वर्ग है तो उसे कैसे समाज में इंक्लूड किया जाए, अगर इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली अगर एक्सक्लूजन है तो उसे कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में चेंज किया जाए। तो पहले समझते हैं कि क्या है सोशल इंक्लूजन। तो फिर एक्सक्लूजन समझने के बाद हमें समझ में आ गया होगा कि समाज में भाग लेने के लिए जो व्यक्ति और समूह हैं जो एक्सक्लूड हैं समाज से, एक ऐसा ग्रुप जब समाज से बाहर है, समाज के विकास से बाहर है, उसके जो कंडीशंस हैं उन कंडीशन में सुधार अगर होता है, उसकी प्रोसेस में सुधार होता है, तो ये सोशल इंक्लूजन है। जो अपनी आइडेंटिटी के बेसिस पर, आपको भी शुरू में बताया था ना आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी, तो जो सोशल आइडेंटिटी है उसके बेसिस पे अगर जो ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं उनको क्षमता, अवसर और सम्मान, ये इन्हीं 3 चीजों से वंचित होते हैं लोग, इन तीनों चीजों में उनको अवसर प्रदान कराए जाएं, उनको उस सोशल आइडेंटिटी को, जिससे उसमें इंप्रूवमेंट हो उन कंडीशंस में। उसके बाद सामाजिक समावेशन, ये एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर और पहचान के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। ये स्पेशल है और मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि सोशल इंक्लूजन केवल एक डायमेंशन के आधार पर हो ही नहीं सकता। बेसिक्स बुक फॉर गरीबी और असमानता से संबंधित है, और केवल गरीबी और असमानता नहीं, इसमें और भी बहुत सारे आयाम जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद ये आउटकम भी है और प्रोसेस भी है। आउटकम, प्रोसेस अगर होती है तो ही आउटकम आता है। आगे चलते हैं। सामाजिक समावेशन क्या है, अभी आपको बताया कि वो किसमें सुधार करने की प्रोसेस है, एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी और डिग्निटी, इन तीनों में सुधार करने की एक प्रक्रिया है सोशल इंक्लूजन या सामाजिक समावेशन। इसके साथ साथ प्रगतिशील और धनात्मक होना चाहिए। कैसा परिवर्तन होना चाहिए, पॉजिटिव सोशल चेंज, यानी जो रूढ़िवादिता जिनकी वजह से अपवर्जन है, और बहुत हद तक अगर समय के साथ देखें तो बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ भी है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है समाज में जो तमाम आधारों पर, हाशिए पर है, सीमांत पर है, उसको भी विकास के दौड़ में लाने की जरूरत है। अगर कोई समाज समावेशी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिसेबिलिटी को समझता है, स्वीकार करता है, यानी जो बॉन्डिंग ब्रेक हुई है, जो ब्रिज, जो गैप है,
उस गैप को समझता है, उसे एक्सेप्ट करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसे इंक्लूड करता है। अगर वो सभी इन सब चीजों को इंक्लूड कर लेता है तो इस डाइवर्सिटी के साथ भी कि जो जितने ग्रुप हैं वो सब मेरे हैं, सब हमारे हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का है, अगर ये समझ विकसित हो जाती है तो सोशल इंक्लूजन डेवलप हो जाता है। जो स्ट्रेटजीज हैं सोशल इंक्लूजन की वो क्या क्या है? पॉलिसी ड्रिवन है मैक्सिमम, जो पॉलिसीज से रिलेटेड है उन्हीं का चर्चा मैं यहाँ पर करूंगी, क्योंकि जो समाज से रिलेटेड है वो तो धीरे धीरे समय के साथ साथ जब समाज पढ़ता लिखता है, साक्षर होता है, समझदार होता है, तो सामाजिक जो नीतियां हैं वो तो धीरे धीरे बदलती हैं, अंधविश्वास दूर होते हैं, पूर्वाग्रह जो हैं वो दूर होते हैं और इंक्लूजन होता है। जहां पर ये पॉलिसी ड्रिवन है जिसमें सामाजिक सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है जो सरकार देती है, सामाजिक पूंजी जिसकी बात अभी मैंने की थी, सामाजिक पूंजी अभी ध्यान होगा आपको जिसकी बात की थी, ये दोनों को अच्छी तरह से स्टोर करने के लिए, अच्छी तरह से इनको डेवलप करने के लिए अगर सरकार काम करती है तो सामाजिक समावेश बढ़ता है। उसके अलावा जो विकलांगता है ना, उसको डिसेबल लोग हैं उनको तमाम तरह के राइट्स अलग से देना, क्योंकि अगर कोई ग्रुप अगर एक्सक्लूडेड है तो उसके तरफ कुछ ना कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा सरकार को अपनी पॉलिसी की तरफ, जिससे उनको खींच करके विकास की धारा में लाया जा सके, उनको वापस अट्रैक्ट किया जा सके विकास की मेन स्ट्रीम में। तो तमाम तरह के उपकरण हैं, तमाम तरह की पॉलिसीज हैं, तमाम तरह की सुविधाएं हैं जो उनको दे करके जो पलड़ा उनका बहुत हल्का है उसको भारी करके बैलेंस बनाने की कोशिश समाज में सरकार करे। और उसके अलावा तमाम तरह के कन्वेंशन हो जो डिसेबल लोग हैं उनको एबल बनाने के लिए। उसके बाद अगला काम क्या करना है? अगला काम क्या करना है? नागरिकों को, जो लोग रहते हैं किसी देश में, उनको जो एक्सक्लूडेड हैं उनको रिकनेक्ट करना, फिर से जोड़ना, जो एक्सक्लूड हो गए हैं उनको दोबारा कम्युनिटी के साथ, सोशल हार्मनी के साथ, इकोनॉमिक लाइफ के साथ जोड़ना। ये पॉलिसी ड्रिवन नहीं है, ये काम समाज में रहने वाले दूसरे ग्रुप के लोग ही कर सकते हैं, उन्हें रिकनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये सरकार का काम है कि वो शिक्षा में, रोजगार में और जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जो सामाजिक गतिविधियां हैं, उसमें उनकी जो पार्टिसिपेशन है, जो उनकी भागीदारी है, उसे बढ़ाए, जो अलगाव है उसे दूर करे, जो लोग रहते हैं उनको पूरी तरह से एश्योर करे कि वो वंचित नहीं है और उन्हें वो सारी चीजें मिलेंगी जो जिससे वो जो वंचित हैं उन्हें वो सारी सुविधाएं मिले। तो अंत में सोशल एक्सक्लूजन क्या है? अगर हम इसे यहाँ से समझते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन क्या है, सभी वर्ग एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण जीवन जिए, सभी वर्ग, जितने लोग समाज में हैं उनको सबको हेल्थ सुविधा अच्छी तरह से मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, सबको एक बराबर एनवायरनमेंट मिले, जो क्राइम है, जो नुकसान पहुंचाया जाता है या अपराधीकरण होता है कि समाज के किसी भी वर्ग के साथ वो ना हो, सबके ये सारे तीनों टर्म्स, क्राइम, हार्म और क्रिमिनलाइजेशन, जैसे आजकल कहा जाता है ना महिलाओं के साथ क्राइम बहुत हो रहा है, तो ये एक ऐसा वर्ग है जो अभी भी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अच्छे से नहीं जी पा रहा है, क्योंकि उसको इस तरह से समाज से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि निशक्तता है उसमें, है ना, उसकी एक कमजोरी जो है, शारीरिक कमजोरी, जिसका फायदा उठाया जाता है। दूसरा सोशल इंक्लूजन का पार्ट क्या है? रिसोर्सेज में सबको भागीदारी मिलना, जो अवसर हैं, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, चाहे वो निजी और पब्लिक सर्विसेज हो, यानी सरकार जो सुविधाएं देती है, उन सब में एक समान भागीदारी या पहुंच हर समाज के हर वर्ग की हो, ऐसा प्रयास करना, ये सोशल इंक्लूजन कहलाता है। जो सामाजिक पूंजी है, जो सोशल रिसोर्सेज हैं, उन तक भी, सामाजिक संसाधन की बात अभी मैंने की थी, जिस सामाजिक संसाधन में 3 तरह की पूंजी होती है, ध्यान रखिएगा, आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक पूंजी। ये तीनों तरह के जो पूंजियां हैं, जो सामाजिक संसाधन कहती हैं, उन पर समाज का हर वर्ग एक जैसा एक्सेस रखे, एजुकेशन विकसित हो, एजुकेशन सबको एक जैसी मिले, जो योग्यता प्राप्त करने की क्षमता है
वो सबको एक जैसे मिले। और भागीदारी कैसी हो? आर्थिक भागीदारी हो, सांस्कृतिक भागीदारी हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या नागरिकतापूर्ण हो, सबको समान रूप से भागीदारी मिले। उसके बाद ये यहाँ तक जितना पार्ट अभी तक आपको बताया वो सारा का सारा था सोशल इंक्लूजन का। ज्यादा समय हो गया है, लेकिन मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन शुरू करूंगी। कोशिश करूंगी मैं जितना ज्यादा से ज्यादा इसे समाप्त कर पाऊं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फाइनेंशियल इंक्लूजन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस भी सरकार ने 2012 से तो काफी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद से इसमें काफी कोशिशें की गई हैं सरकार के थ्रू, जिसकी वजह से ये आपके लिए, यूपीएससी के लिए खासतौर से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना, जितनी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं वो सबके सब समाज के जो कम आय के लोग हैं, समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जिनको पूरा जो पूरी तरह से जिनको मार्जिनलाइज्ड कहा जाता है, जो अपवर्जन में बैठे हुए लोग हैं, उनको वो सारी वित्तीय सुविधाएं पहुंचाना, फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना। लो इनकम ग्रुप को, इसको कहा जाता है इंक्लूसिव फाइनेंसिंग। और इसका जो मेन उद्देश्य है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो बैरियर्स हैं, उन सबको दूर किया जाए। जो वित्तीय समावेशन के या फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो बैरियर्स हैं उनको दूर किया जाए, और बिना किसी भेदभाव के जो सर्विसेज हैं वो सब तक एक समान रूप से पहुंचे। अब सवाल ये उठता है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज हैं क्या? इसमें क्या क्या शामिल होता है? किसको हम कह सकते हैं ये फाइनेंशियल सर्विसेज हैं? तो बहुत सारी हैं, जिसमें से जो मेजर हैं वो हैं बैंक खाते खोलना, है ना, बैंकों में अकाउंट होना, एक फंड ट्रांसफर की सुविधा होना एक खाते से दूसरे खाते में, बीमा की सुविधा होना, इंश्योरेंस फैसिलिटी होना, क्रेडिट फैसिलिटी होना, उधार लेने की सुविधा होना, उसके अलावा पेंशन, ये सारी की सारी आती हैं वित्तीय सेवाओं में। इसके अलावा बहुत सारी हैं, चेक सुविधा हो, क्योंकि जब बैंक खाता होगा तो बैंक खाते से जुड़ी जितनी सुविधाएं हैं वो सब के सब उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगी। इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि वे फाइनेंशियल इंक्लूजन की क्या जरूरत है? सामाजिक समावेशन तो समझ में आता है, क्योंकि सामाजिक समावेशन में हमने देखा कि बहुत सारे समाज के ऐसे ग्रुप्स हैं जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं। जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, उन सब वित्तीय समावेशन की आवश्यकता क्यों? इसके लिए सबसे बड़ा रीजन ये है कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो बैंक जैसी बैंक जैसी सुविधा से वंचित है। बैंकों तक उसे जाना बड़ी समस्या लगती है, क्योंकि उसे पता है कि बैंक में उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है? ये वित्तीय अपवर्जन है, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है। अगर बैंकिंग सुविधा सरकार की ओर से या निजी बैंकों के द्वारा अगर दी जा रही है, और वहां तक एक बहुत बड़ा वर्ग अगर समाज का नहीं पहुंच पा रहा है किसी भी रीजन से, चाहे साक्षरता ना होने की वजह से, पैसा ना होने की वजह से, आय कम होने के कारण, है ना, लिटरेसी रेट कम होने के कारण, किसी भी कारण से अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी समस्या है किसी भी देश के विकास के लिए। इसीलिए जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर ये सारे लोग इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं पहुंचते तो कहाँ जाएंगे? फिर इनको पैसे की जरूरत तो सबको होती है, तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे अनौपचारिक बैंकिंग में। अनौपचारिक बैंकिंग, या जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में। इनफॉर्मल बैंकिंग सेक्टर किसको कहा जाता है? साहूकारों से पैसा लेंगे, है ना, लेन देन जो वित्तीय लेन देन होगा वो किसके साथ करेंगे? बैंक के साथ नहीं, बल्कि किसके साथ करेंगे? साहूकार महाजनों के साथ में करेंगे। तो उसके साथ समस्या क्या खड़ी होगी कि वहां पर ब्याज बहुत ज्यादा होती है और शोषण बहुत ज्यादा होता है। तो और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या है कि वहां पर इतना पैसा उधार में आपको नहीं मिल सकता जितनी आवश्यकता आपको होती है। एक लिमिट होती है अनौपचारिक बैंकिंग की या इनफॉर्मल बैंकिंग सेक्टर की, और ब्याज की दर तो ज्यादा होती ही है, साथ ही साथ तमाम तरह के शोषण भी होते हैं।
उसके बाद दूसरी समस्या ये है जिसके लिए वित्तीय समावेशन की आवश्यकता महसूस हुई देश में, वो ये है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका जो लीगल जो भी उसका जो लॉ के अंदर जो परव्यू आता है उसका इतना वो उससे बाहर होता है, जनरली वो लीगल सिस्टम में नहीं आते। इसीलिए जो उधार देने वाला है या उधार देने वाला है, अगर इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उसको सॉल्व करने का कोई लीगल सिस्टम नहीं है, जिसके कारण समस्याएं तमाम तरह की देश में आती हैं। तो इसलिए भी इंक्लूजन की जरूरत है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की। और इसके जनरली से देख लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के। इसकी वजह से जो छोटी छोटी सेविंग्स हैं वो कहाँ पहुंचती हैं, अगर वो बैंकिंग सिस्टम में पहुंचती हैं तो वो चैनलाइज्ड होती हैं इकोनॉमी में, है ना। और उसकी वजह से जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, जिसको हम किसको कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो वित्तीय मध्यस्थता कौन करता है, जो बैंक हैं, जो तमाम तरह के ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, बीमा कंपनियां हैं, तमाम तरह के निगम हैं जो फाइनेंशियल लेन देन करते हैं, इन सबको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इन सब की कैपेसिटी बढ़ती है जब फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, क्योंकि एक्सक्लूड होने पे अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग एक्सक्लूड होते हैं तो इन सबके पास जो छोटी छोटी बस्ते हैं वो ऑर्गेनाइज सिस्टम में नहीं आ पाती, जिसकी वजह से वो इकोनॉमी में भी वो पैसा चैनलाइज नहीं होता। दूसरा ये है कि जो निर्धन वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उनको उनकी जरूरतों के अनुसार या उनकी आवश्यकताओं के आधार अनुसार जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो उनको नहीं मिल पाती। तो फायदा क्या मिलेगा, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है तो उसकी वजह से वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उनका जो चाहे वो छोटा सा ही धन हो, उनका चाहे जो भी लेन देन हो, जो उनके जितने भी लेन देन हैं वो सब के सब देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं। अगर वो साहूकार महाजन या इनफॉर्मल सेक्टर के साथ में, इनफॉर्मल बैंकिंग सेक्टर के साथ लेन देन करते हैं तो वो देश की आर्थिक क्रिया या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं होता। उसके साथ ही दूसरा फायदा क्या होता है कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसकी दर बढ़ जाती है, उसकी रेट बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने कलेक्ट किए हैं। एक ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट है 2017 की, आई तो ये 2018 फरवरी 2018 में आई थी, बन गई थी 2017 में। ये विश्व बैंक के द्वारा पब्लिश की गई है और इसको कहा गया है वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस, नाम है इसका ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट 2017। इसने जो डेटा कलेक्ट किया वो कह रहा है कि 2014 में लगभग, जो इसीलिए मैंने कहा ना कि 2014 में जब ये 2017 में जब रिपोर्ट आई उसके बाद बहुत तेजी से फाइनेंशियल इंक्लूजन पर सरकार ने काम करना शुरू किया। क्या लिखा है, कृपया मार्गदर्शन दें का मीन्स। ठीक है बच्चे, अभी बाद में इस पे मोहम्मद तालिब, अभी इसमें बाद में बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत जो 53% 2014 में जो वयस्क थे वो लगभग 80% ऐसे लोग थे, एडल्ट थे, जो 18 साल से ज्यादा की उम्र के थे और 80% लोग जिनके पास एक बैंक खाता है। लेकिन 14 में उनके पास कितना था, 53%। तो ये 14 से अभी जैसा आपको कहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन पर काम करना शुरू किया गया, तो वहां से काफी तेजी से वो बढ़ा, लेकिन 80% से 50% पर आया। लेकिन 50% लोग अभी भी, हालांकि ये 2018 की रिपोर्ट है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो कहती है कि अभी काफी सुधार हुआ है जनधन योजना आने के बाद, और अभी भी लेकिन 25 से 26% लोग ऐसे हैं। हाँ बिल्कुल उदय, बताओ, जो क्वेश्चन है वो पूछो, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी चलना चाह रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसे मैं फिर अभी आज मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी। विश्व बैंक की यही रिपोर्ट ये कह रही है कि डिजिटल भुगतान तो काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कैश पेमेंट जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा, यानी
1.7 बिलियन लोग, है ना, वैश्विक स्तर पर है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंडिया का नहीं है, ग्लोबली है। ग्लोबली उदय आप अपना क्वेश्चन कमेंट में डालें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी। जो ग्लोबली 1.7 बिलियन लोग ऐसे हैं जो अभी भी कैश पेमेंट पर ज्यादा भरोसा रखते हैं और डिजिटल लेन देन कम करते हैं। इस रिपोर्ट की जो मेन फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि लगभग 1.7 अरब, मैम पीछे वाली साइड, हाँ संतोष आज थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, मैं ध्यान रखूंगी। आज ये फोटो आज थोड़ा सा, ये जो विंडो है ये थोड़ा आज नीचे आ गई है जिसकी वजह से काफी चीजें छुप रही हैं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अभी मैं इसे वो कर सकती हूँ क्या सजन, विंडो को, क्योंकि काफी जो मैटर है ना वो काफी छुप रहा है, कैसे करूँ? ऑल्ट टैब, हाँ, अब आ जाएगा, अब ठीक है। बस आज ये बड़ी हो गई और थोड़ा सा काफी जगह, कई कई जगह ऐसा हुआ कि वो पूरा दिखने में दिक्कत कर रहा था। ठीक है, अब दिखाई देगा, अब यहीं से ले लूँ, अ, ठीक है। एक दशमलव, डिजिटल भुगतान से क्या लाभ होगा? डिजिटल भुगतान से सबसे बड़ी बात यह होती है कि सारे लेन देन ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, है ना। अगर डिजिटल भुगतान होता है तो जितने भी लेन देन आर्थिक क्रिया का सबसे प्रमुख हिस्सा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे बड़ा पार्ट है। सही हो गया ना? हाँ ठीक है बच्चे, ठीक है। डिजिटल भुगतान से सारे लेन देन ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं और जो व्यापार की जो छुपे हुए पहलू है ना वो काफी हद तक सामने आ जाते हैं, या आप कह लो कि काला धन या ब्लैक इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक कम होती है। लेकिन मैक्सिमम लेन देन चूंकि कैश में होते हैं तो वहां पर दिक्कत होती है। मैम बेनिफिट फ्रॉम वाली स्लाइड दिखाएं, बेनिफिट वाली स्लाइड दिखाएं, ओके। वित्तीय समावेशन से लाभ, ठीक है। नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है बच्चों, अगर हिंदी वाला अगर छुप गया था तो आप उसे, क्योंकि टाइम चला जाएगा और फिर मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी इसे। अभी ठीक है? चलिए अब मैं आगे चलती हूँ। की फाइंडिंग्स क्या है इस ग्लोबल रिपोर्ट की, कि लगभग 1.7 अरब लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे विश्व में बैंक खाते नहीं है। ध्यान रखिएगा ये इंडिया का नहीं है, ये ये भारत का डेटा नहीं है, ये पूरे विश्व का डेटा है। और ये कह रहे हैं कि 1 अरब एडल्ट लोग ऐसे हैं जिनके पास खाता तो है। 1 अरब, आप सोचो कि लगभग 6 अरब, लगभग 6 अरब तो पूरे विश्व की 6 से थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा आबादी है, और उसमें से 1 अरब एडल्ट लोग ऐसे हैं, है ना, तो क्योंकि 6 अरब में तो बच्चे बच्चे सब इंक्लूडेड है, तो कितनी बड़ी संख्या है जो जो बिलों का भुगतान करते समय कैश पेमेंट करते हैं और डिजिटल पेमेंट नहीं करते। 300 मिलियन दुनिया, पूरे विश्व में 300 मिलियन ऐसे अकाउंट ओनर हैं पूरे विश्व में जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, और जीडीपी ग्रोथ और ऋण स्थिरता में समानुपाती संबंध होता है। समानुपाती नहीं कह सकते, आनुपातिक कह सकते हैं, लेकिन समानुपाती शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। समानुपाती का मतलब होता है कि एक में जितनी वृद्धि हो सेम उसी रेट में दूसरे में वृद्धि हो, है ना। तो समानुपाती नहीं होता, अनुपातिक होता है। अगर ऋण स्थिरता बढ़ती है तो जीडीपी भी बढ़ती है, लेकिन सेम रेट में नहीं बढ़ती, तो समानुपातिक नहीं कह सकते, आनुपातिक कह सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है बट नॉट सेम प्रोपोर्शनल। ठीक है,
तो दुनिया भर में ये हो गया। उसके बाद एक और इन्होंने कहा कि 275 मिलियन खाता स्वामियों को कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए नकद भुगतान प्राप्त होता है, कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए, जिसका मतलब ये था कि पूरे विश्व में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें नकद लेन देन सबसे ज्यादा होता है। इसके लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार की ओर से, जिनको मैं जल्दी से खत्म करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत तेजी से समय बीत रहा है। स्वाभिमान योजना 2012 में आई थी, और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट योजना आई वो है जनधन आधार और मोबाइल जनधन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मोबाइल को और मोबाइल बैंकिंग और आधार लिंक्ड कर दिया गया। ये तीन चीजें जिसको जैम त्रयी कहा जाता है, ये जैम त्रयी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस जैम त्रयी को फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेस कहा जाता है। नहीं, समान अगर किसी भी बुक में लिखा हो बच्चे, लेकिन खुद सोच करके देखो कि समानुपात का मतलब होता है सेम प्रपोर्शन, और सेम प्रपोर्शन में तो दोनों बढ़ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसके बाद ये आधार लिंक्ड, सारे खातों को आधार से लिंक करना। जनधन योजना बहुत इंपॉर्टेंट थी फाइनेंशियल इंक्लूजन में, जिसके बारे में जब हम योजनाएं आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, लेकिन आप इस पर फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैम त्रयी इसका नाम है। और पूरा जो व्यवस्था थी, बैंकिंग व्यवस्था और खातों की व्यवस्था, उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ 2016 के बाद से, खास तौर से। हालांकि 2014 से ही प्रधानमंत्री जनधन योजना और तमाम तरह चीजें शुरू कर दी गई थी सरकार के द्वारा, लेकिन जो इनमें वृद्धि बहुत तेजी से हुई 2016 की नोटबंदी के बाद से, इनमें काफी तेजी से नहीं अभी होगी, मैं इसीलिए जल्दी जल्दी इसे चल रही हूँ। सरकार वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं और लाई हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ये जिन योजनाओं के नाम यहाँ पर लिखे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये सब के सब फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बहुत तेजी से विस्तार किया गया है फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। एटीएम की संख्या बढ़ाई गई है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको बैंकों के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा नाबार्ड ने बहुत कोशिश की है ग्रामीण क्षेत्र में अपने जो शाखाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए, और बैंकों को आर्थिक मदद देने के लिए नाबार्ड ने बहुत काफी हद तक उसमें कोशिश की है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूनिफाइड, जो जिसको हम यूपीआई कहते हैं, है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए तमाम तरह के, जैसे भीम ऐप लाया गया, और बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं कि जो पेमेंट है वो मैक्सिमम यूपीआई के द्वारा हो, जिससे डिजिटल पेमेंट को वृद्धि हो सके। जो आधार है वो उसको इस तरह से लिंक किया जाए कि जितने पेमेंट सिस्टम है वो उसमें आधार लिंक्ड हो, जिससे किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो उसे आसानी से कैप्चर किया जा सके। उसके बाद जो ऑफलाइन लेन देन है, यानी जो ऑनलाइन लेन देन तो होता है वो तो होता ही है, उसके अलावा एक अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा, यूएसएसडी जिसको कहा गया है, इसको लाया गया है ऑफलाइन के लिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास इंटरनेट हो तभी आप उससे भुगतान कर सको। जो यूपीआई है उसके द्वारा जो ऐसे ऐप लाए गए हैं जो बिना ऑनलाइन के भी आप उससे भुगतान कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास इंटरनेट हो तभी आप उससे करो। तो मोबाइल बैंकिंग के लिए यूएसएसडी को विशेष रूप से लाया गया है। वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय साक्षरता के नाम से ही ये परियोजना शुरू की है, और जिससे जो ऐसे लोग हैं जिन्हें फाइनेंस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, खाते कैसे ऑपरेट किए जाते हैं, पासबुक कैसे एंटरटेन की जाती है, उसमें जो लिखा है उसको कैसे समझा जाए, उसको कैसे पढ़ा जाए, ये सारी चीजों के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि सेबी ने एक इस तरह का प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है पॉकेट मनी, और ये स्कूली छात्रों के लिए स्पेशली चलाया गया है, जिससे बच्चों में जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बढ़ सके। बहुत सारे सुझाव हैं, इनको मैं आगे बढ़ाती हूँ। ये एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नेशनल
पॉलिसी बनाई है, कार्यनीति बनाई है जो 2019 से 2024 तक चलेगी। और ये जो है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि ये नीति जो 2019 से शुरू हुई है और 2024 तक चलेगी, ये वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित है। उसके अलावा जो इसके ऑब्जेक्टिव है वो वही है कि हर गांव तक 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग पहुंच जाए, पहाड़ी क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच जाए। जो जितने एडल्ट हैं सब के सब मार्च 2024 तक मोबाइल के माध्यम से फाइनेंशियल सर्विसेज उसके माध्यम से वो करने लग जाए। प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ सब तक पहुंच जाए। उसके अलावा जो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री है, पीसीआर जिसको कहते हैं, जो क्रेडिट सिस्टम है, वो सब तक मार्च 2022 तक सब तक पहुंच जाए। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं यहीं पर मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो मैं यही पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री से ही कल आगे इसी स्लाइड से आगे मैं शुरू करूंगी बच्चों। एफएसडीसी 2010 में हुआ था इसका गठन, क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने भगा दिया तो मैंने अभी इसमें ज्यादा पढ़ा नहीं, समय हो रहा है, इसलिए मैं फिलहाल मैं अपना लेक्चर आज यहीं पर रोक रही हूँ। और अभी फिर आप लोगों से मुलाकात कल होगी, और कल इसके आगे जो जो चीजें बची हुई हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आज के लिए बस इतना ही। राजा शर्मा, बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। बच्चों अपना ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़िए और मेहनत से पढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है।